नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। फैब लीडर्स के एक और वीडियो में आपका मेरे तहे दिल से स्वागत है। वैसे मेरे पिछले वीडियो में मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि सार्थक यार बहुत डिटेल में जा रहा है, बड़ी गंभीरता से बात कर रहा है, थोड़ा मामले को एंटरटेनिंग में रखा कर, थोड़ा इमोशन के साथ साथ नॉलेज के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी दिया कर। तो मैंने कहा कि यार देखो, बिजनेस टॉपिक ही ऐसा है, फैमिली को संभालना है, परिवार को संभालना है, अपने आप की लर्निंग को देना है, कैसे मैनेज करूं। लेकिन जनता जनार्दन होती है, व्यूअर्स का हुक्म सलाखों पर। तो आज का जो वीडियो है, हमने इसको थोड़ा लाइट रखने की कोशिश की है। वैसे कॉन्सेप्ट टॉक्स तो कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन रिसेंटली तकरीबन एक हफ्ते पहले 25 तारीख को 25 सितंबर 2023 को एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो सच में भाइयों और बहनों हमारे लिए एक सोने की खदान है इंफॉर्मेशन की, स्पेशली फॉर फैमिली बिजनेस लीडर्स जो कि इस बिजनेस में काम करते हैं, या जो लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, या जो कोचेस जो कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं, या फिर नॉर्मल साधारण लोग जो अपने इंडियन बिजनेस की इकोनॉमी को समझना चाहते हैं और एक अच्छे भविष्य के लिए क्या करना चाहिए, क्या उचित करना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो शुरू करें। जैसे मैं आपसे कह रहा था, सितंबर 25, 2023 को द स्टेट ऑफ द इंडियन फैमिली बिजनेस नामक एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है एसपी जैन द्वारा। एसपी जैन इंडिया की टॉप 20 स्कूल्स में मानी जाती है और वो एक सालाना रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिससे कि हम अपने फैमिली बिजनेस इकोसिस्टम के बारे में गहराई से जान पाए, इंडियन इकोसिस्टम के बारे में। देखिए, इंडियन फैमिली बिजनेस का जो हिस्ट्री है ना, वो तो चलो बाबा आदम के जमाने से चला आ रहा है, जब गांव में लोहार सुनार सब छोटे छोटे मतलब फार्मर्स तो थे ही, किसान तो थे ही, उसके साथ साथ बहुत सारे अन्य फैमिली लेड बिजनेसेस भी थे। लेकिन अगर हम मूल रूप से इस स्टेज को समझें तो हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री को 3 डिफरेंट इराज में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहला इरा है उसको हम कहेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, यानी 1947 से लेके अर्ली 90s 1991 तक। ये जो समय था ना, ये फैमिली बिजनेस लीडर्स के लिए मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पीरियड था। इस समय तारीफ रेट्स बहुत ज्यादा थे, इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन थे, फॉरेन करेंसी पे प्रोहिबिशन था और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज नहीं थे हमारे फैमिली बिजनेस लीडर्स के पास। उसके साथ साथ स्टेट रन कंपनीज भी फैमिली बिजनेस के डोमेन्स में घुस रही थी, जैसे कोल इंडिया हो गया, सेल हो गया, पावर, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट अपना एंट्री कर रही थी, जिससे छोटे फैमिली बिजनेस लीडर्स को अपना बिजनेस चलाने के लिए बड़ी तकलीफ हो रही थी। भारत एक ऐसा स्टेट था, एक ऐसा कंट्री था जो कि पूरी दुनिया से पिछड़ा हुआ अलग था और जिसकी ग्रोथ की गति इतनी धीमी थी कि बाहरी कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी कंपनी यहां आके निवेश करना नहीं चाहती थी। वैसे हर कंपनी की ऐसी परिस्थिति नहीं थी। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो सिप्ला जो हमारी 1935 से बनी हुई कंपनी है, अगर हम उसका इतिहास देखें तो सच में आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया का अगर मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल बताऊंगा जो इतने सालों से, करीब 90 सालों से काम करती आ रही है, उसका एक एग्जांपल सिप्ला होगा, जो प्री इंडिपेंडेंस एरा से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा और अब इंफॉर्मेशन एरा में भी अपना अच्छा काम कर रही है। आगे बढ़ते हुए अगर हम दूसरे एरा की तरफ देखें तो ये एरा है पोस्ट लिबरलाइजेशन का। अब भाइयों बहनों जो कि थोड़ा जीके या करंट अफेयर्स पे वाकिफ हैं, उन सबको पता होगा कि 1991 जो है वो भारत के इतिहास में सबसे सुनहरे वर्षों में एक है, एटलीस्ट इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से। वो इसीलिए क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह जी हमारे एक्स पीएम जो तब के वित्त मंत्री थे, उन दोनों की कड़ी मेहनत के साथ भारत ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपने द्वार खोले और एक बहुत ही वाइब्रेंट इकोनॉमी को में भारत का स्वागत हुआ। लेकिन इस एरा में भी फैमिली बिजनेसेस तो वही थे। अब जिन लोगों ने कभी भी जिंदगी में नवाचार को अपनाया नहीं, इनोवेट किया नहीं या जरूरी नहीं पड़ा, सडनली उनके सामने नई कंपनीज आके खड़ी हो गई थी, नए नए फॉरेन के उद्यम आके कॉम्पीट करने लग रहे थे उन्हीं के मार्केट्स में। जिन फैमिली बिजनेसेस का अच्छा ब्यूरोक्रेटिक रिलेशनशिप था, जो लाइसेंस अपने रिलेशनशिप से पे ही निकाल ले रहे थे, अब उनको कस्टमर्स पे ध्यान देना पड़ रहा था, उनको मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग पे ध्यान देना पड़ रहा था। बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जैसे श्रीराम हो गया, मफतलाल हो गया, या सिंघानियाज हो गए, जो कि 90s से पहले
एक बहुत ही अच्छे स्टेटस के साथ इंडियन मार्केट में काम कर रहे थे, अब उनका अदानी के आने के बाद या रनबैक्सी के आने के बाद, सिंह ब्रदर्स के आने के बाद उनको भी इन सारी कंपनीज के पीछे रहना पड़ा। जो बड़ी कंपनीज ऑलरेडी थी, जैसे टाटाज हो गए या अदानी हो या अंबानी हो गए, रिलायंस जैसे, इन सबको भी अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिनोवेट, री-इन्वेंट करना पड़ा ताकि वो चेंजिंग कस्टमर नीड्स के साथ, एक चेंजिंग इकोनॉमी के साथ अपने आप को इन लाइन रख सकें, अपने आप को इवॉल्व कर सकें, और मार्केट से इन्होंने अपने आप को एक्सटिंक्ट होने से बचाया। लेकिन 1991 से लेकर 2001 का जो पीरियड था, ये 10 साल सबसे तेजी से बढ़ने वाले, हमारे लिए सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करने वाले 10 साल थे, एटलीस्ट फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट एंड ऑल्सो फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस स्टैंड पॉइंट। अगर मैं अभी तीसरे इंफॉर्मेशन एरा के पास जाऊं तो 2001 से मोटा मोटी अर्ली 2000 से लेके अब तक का जो ईरा है, उसे मैं आपको इंफॉर्मेशन ईरा कह सकता हूं। ये ईरा इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इन सब सालों में बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस ने, जो लोहे का काम करती थी, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते थे या जो को और कुछ काम करते थे, उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके एंट्री की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर में। आजकल तो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, पता नहीं कितने सारे क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल वॉलेट्स, बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं, जिनमें आहिस्ते आहिस्ते ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस भी अपने आप को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं और मार्केट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये 3 ईराज को अगर हम समझें तो कहानी बस इन्हीं की ही है। एक है लाइसेंस राज का जमाना, जहां धीमी गति से हम कैसे मैनेज करके ग्रो कर रहे थे। फिर आया लिबरलाइजेशन का जमाना, जहां की हर कंपनी के पीछे समझो रॉकेट सा लग गया, और जो तेजी गति से आगे ना बढ़ पाए वो अटक गए, और जो बढ़ पाए उन्होंने अपने आप को एक कंसिडरेबल ब्रांड के रूप में स्थापित किया। और फाइनली जो करंट ईरा चल रहा है, जहां की हम अपने आप को अपने आसपास में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और डिजिटल की दुनिया में इतने सारे कंपनीज को प्रवेश करते देख रहे हैं। अगर इन 3 ईराज की बात आपके समझ में आए तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज का डिस्कशन फैमिली बिजनेस के इतिहास के बारे में नहीं है, ये हमारे भविष्य के बारे में है। तो विजन जो है हमारा फैमिली बिजनेस का 2023 से लेके आगे तक, क्या विजन रहने वाला है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, जो कि आपको एक मजबूत कंपनी खड़ा करने के लिए मदद करे, जो आज नहीं, कल नहीं, 10 नहीं, बल्कि अगले 100 साल के लिए फलती फूलती रहे। चलिए उन सारे पॉइंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं कि इस सर्वे की फाइंडिंग्स क्या क्या थी। वैसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं, लेकिन समय के अभाव से और वीडियो को कॉन्साइज रखने के लिए मैंने टॉप 5 फाइंडिंग्स ही आपके सामने प्रस्तुत की है। सबसे पहले ये जानिए कि ये जो सर्वे है, ये 357 एमएसएमई कंपनीज, लार्ज सेक्टर कंपनीज मिलके इन्होंने ये पैनल क्रिएट किया था, जिसमें से करीब 137 माइक्रो, 136 स्मॉल स्केल, 66 मीडियम स्केल और 18 लार्ज स्केल कंपनीज हैं। जिन लोगों को ये पता नहीं है कि ये कैसे डिफाइन होता है, तो अगर आपका टर्नओवर फॉर एग्जांपल 5 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो में काउंट किए जाते हैं। अगर आप 5 से लेके 50 में है तो आप स्मॉल काउंट किए जाते हैं। अगर 50 करोड़ से 250 करोड़ तक का आपका एनुअल टर्नओवर है तो आप एक मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के हिसाब से जाना जाते हैं, और अगर 250 करोड़ से ज्यादा है तो आप लार्ज स्केल एंटिटी में शामिल हो जाते हैं। तो इसमें एक कंसिडरेबल मिक्स है। 350 से अधिक कंपनीज ने अपना वक्तव्य, अपना ओपिनियन इस सर्वे में दिया है। और बस इतना ही नहीं, इनके बीच में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का भी एक रेशियो है। अगर 37% कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग की हैं, तो 63 कंपनीज जिन्होंने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया है वो सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करती हैं। साथ ही आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिविया मुझे नजर आई, तो मैंने आपको बोलना लाजमी समझा कि 83% मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शायद 10-15 साल बाद भी, कुछ तो 20 साल बाद भी, अभी भी माइक्रो और स्मॉल की कैटेगरी में आती है। तो ये हमको ये बताता है कि बिजनेस को खाली सस्टेन करना बड़ी बात नहीं है भाइयों। बिजनेस को खाली जिंदा रखना, सर्वाइवल के साथ चलना, वो बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस सर्वे में देखे जहां की बिजनेस सालों से चलते आ रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हुई है। जो माइक्रो एंटरप्राइजेस 5 करोड़ 10 करोड़ का टर्नओवर करते आ रहे थे पिछले 10 साल से, आज के डेट पे भी मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशली यही हाल है। तो स्थिति को समझिए, ग्रोथ के साथ साथ स्केलेबिलिटी पे भी ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा बहुत अच्छा इंसाइट इस प्रोजेक्ट ने दिया, तो यह है कि 70% बिजनेसेस आज की डेट में, पारिवारिक व्यवसाय 70% में
मल्टीपल जनरेशन एक साथ काम करते हैं। तो इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन की, अगर आप एक फैमिली बिजनेस में एंटर करें तो दादाजी जो है वो अकाउंट संभाल रहे हैं, वो गल्ले पे बैठे हैं, वो हिसाब कर रहे हैं। पापा जो है वो सेल्स वालों के साथ बात कर रहे हैं, कितना बिजनेस किया, कौन से रूट में गए थे, कहां से ऑर्डर आया, कहां उधारी रह गई है। और पोता जो है वो अपना ट्रांसपोर्टेशन देख रहा है, ट्रक्स देख रहा है, गाड़ी निकली या नहीं, ड्राइवर आया है नहीं, माल लोड हुआ है नहीं। कभी कभी बहुत फैसिनेटिंग लगता है और उससे ज्यादा गर्व होता है कि ये है हमारी भारत की संस्कृति, जहां की 2, 3, 4 जनरेशंस मिलके भी अपने व्यवसाय को एक समृद्ध भविष्य के लिए आगे बढ़ा रही है। तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके बिजनेस में भी मल्टीपल जनरेशंस मिलके काम कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। जो चौथा बड़ा इंसाइट है और ये मेरा फेवरेट है, देखिए फैमिली बिजनेस जनरली कंसिडर किया जाता है, बिजनेस है तो मर्दों के लिए है, मेल मेंबर्स के लिए है। फैमिली में जो मेन है वही करेंगे, वो पैसा लेके आएंगे, औरतें जो हैं वो घर चलाएंगी। लेकिन आजकल की औरतें हैं दोस्तों, भारत की औरतें हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि फैमिली बिजनेस की दुनिया में भी वो डोमिनेंट रह के ही प्रूव करेंगी। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड उदाहरण ये है कि 40% बिजनेसेस जो कि इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया है जिन्होंने, उसमें जो लीडरशिप है वो वुमेन है, और 57% बिजनेसेस हैं जिनमें की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है फीमेल बिजनेस लीडर्स का अपने पारिवारिक व्यवसाय को चलाने में। तो वेरी वेल डन गर्ल्स, मे यू कीप शाइनिंग एंड रॉकिंग इन द फ्यूचर। अपने बिजनेस को, अपने पारिवारिक व्यवसाय को, अपने परिवार को यूं ही जोड़ के रखिए। और फाइनली जो पांचवा इंसाइट इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट से हमें मिलता है वो यह है कि मेजॉरिटी बिजनेसेस ने यह कहा कि पिछले साल यानी 22-23 का जो बिजनेस है, जो साल था, उसमें उनका बिजनेस स्टेबल रहा, बहुत जगहों पे ग्रो किया, चाहे वो प्रॉफिट्स हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो टर्नओवर हो, हर स्थिति में, हर एक फाइनेंशियल इंडिकेटर में, आरओए आरओई हो, उसमें उन्होंने एक ग्रोथ महसूस की है। हाँ, लोन की संख्या बढ़ी है, फंड आउटसाइड इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, डेट बढ़ा है, लेकिन वो शायद इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिली थी। पैंडेमिक के बाद मार्केट खुला था और हर बिजनेस ने कोशिश की कि इसका फायदा उठाया जाए, अपने बिजनेस को स्केल किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक्सटर्नल फंडिंग उठाई है। तो परफॉर्मेंस इज बेटर बट डेट हैज गॉन अप। ये थे हमारे की सर्वे फाइंडिंग्स। अब चलिए रुख करते हैं बिजनेस के चैलेंजेस। अरे बाप रे, मुश्किलें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कितनी लिस्ट कर पाते हैं, चलिए देखिए। वैसे हमने एक साधारण सा काम किया है कि जितने भी चैलेंजेस इस रिपोर्ट में आए हैं उनको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया है। एक है बिजनेस रिलेटेड और एक है फैमिली रिलेटेड। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिजनेस रिलेटेड चैलेंजेस से। वैसे आपको क्या लगता है, क्या होगा सबसे पहला बिजनेस रिलेटेड चैलेंज? कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं, लेकिन मैं यहां शुरू कर रहा हूं। तो चलिए ABCD की पाठशाला शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आई यानी इंक्रीजिंग कंपटीशन। 56% बिजनेसेस ने यह कहा कि उनके पारिवारिक व्यवसाय के लिए सबसे बड़ी कठिनाई, सबसे बड़ा चैलेंज इंक्रीजिंग कंपटीशन है। मैं जानता हूं आपके दिमाग में भी ये चल रहा होगा कि आज के डेट पे स्टार्टअप्स, नए बिजनेसेस, नए एंटरप्रेन्योर्स मशरूम्स की तरह स्प्राउट कर रहे हैं, और इस जमाने में अपने आप को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना, अपनी संस्कृति, अपने विरासत के साथ लेकर रीइन्वेंट करना, रिनोवेट करना अपने आप को, और इन नई कंपनीज के साथ फाइट करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप भी इस बिजनेस में, इस चैलेंज को देखते हैं बिजनेस में, तो डोंट वरी, क्योंकि ये आपकी नहीं, पूरे इंडिया की टॉप की प्रॉब्लम है। वैसे आने वाले वीडियोस में मैं बात करूंगा चैलेंजेस के बारे में, लेकिन आज खाली लिस्ट करते हैं कि क्या इस सर्वे ने हमें क्या क्या बताया। सबसे पहले 56% के साथ इंक्रीजिंग कंपटीशन। दूसरा, राइजिंग कॉस्ट्स। अब इन्फ्लेशन तो चलिए 5-6% में इंडिया में रह रहा है, लेकिन मैं भी एक बिजनेस चलाता हूं और मैंने ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है कि चाहे वो लेबर का कॉस्ट हो, चाहे वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन यानी फ्यूल का कॉस्ट हो, हर चीज में एक स्टीप इंक्रीज, एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 1 साल में। मुझे लगता है इसमें सरकारी इंटरवेंशन बहुत आवश्यक है, बिकॉज
आप कॉस्ट प्राइसेस नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप अपने सेल प्राइसेस नहीं बढ़ा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कंपटीशन, बट आपकी कॉस्टिंग बढ़ रही है, तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है, बिजनेस के सस्टेनेंस पे बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। तो अगर आप भी इस परेशानी को फेस कर रहे हैं तो ये जान के आप सांत्वना अपने मन को दे सकते हैं कि ये प्रॉब्लम भारतवर्ष में हर फैमिली बिजनेस फेस कर रहा है, जो है राइजिंग कॉस्ट। नेक्स्ट, एस फॉर श्रिंकिंग मार्केट। अब आप खुद ही सोचें, सपोज आपके पास एक कारखाना है जहां की आप फर्नीचर बनाते हैं, आप स्कूल्स के लिए फॉर एग्जांपल आप टेबल, चेयर, बेंचेस वगैरह बनाते हैं, और आपने ये रियलाइज किया होगा कि स्कूल्स तो बहुत बढ़ रहे हैं, स्कूलों इधर उधर के स्कूल्स इतने सारे खुल रहे हैं, प्री स्कूल से लेके मीडियम स्कूल से सरकारी स्कूलों में भी, लेकिन आपका बिजनेस बढ़ नहीं रहा है। अब जब आप प्रोब करते हैं तो पता चलता है कि चलो ये XYZ कंपनी ने या ये स्कूल ने ऑनलाइन से ऑर्डर कर दिया, इसने कुछ और मतलब लकड़ी के फर्नीचर को ना यूज करके इन्होंने फाइबर का फर्नीचर यूज करना शुरू कर दिया, इन्होंने फर्नीचर को एकदम बॉयकॉट ही कर दिया और अपने आप को से गद्दों में या नीचे बैठा के जैसे पारंपरिक गुरुकुल में होता था वैसे शिक्षा प्रदान करते हैं। मैं जानता हूं एग्जाम्पल्स बहुत स्टार्क हैं, लेकिन आप खुद इसे रियलाइज कीजिएगा कि जो कस्टमर बेस 20, 50, 100, 200 जो आपके रेगुलर कस्टमर्स थे, उनमें तो आपको एट्रिशन नजर आ ही रहा है, वो तो छोड़ के जा ही रहे हैं। उसके साथ साथ नए कस्टमर्स जितनी जल्दी एक्वायर हो रहे थे उतनी जल्दी हो नहीं रहे। तो श्रिंकिंग मार्केट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि 48% लोगों ने इसके बारे में मेंशन किया है इस सर्वे में। P फॉर प्रोडक्ट रिडेंडेंसी। अब इंडिया अभी रिसेंटली ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग्स आई थी, जहां की इंडिया को 80th रैंक मिला था। पिछले साल भी 80 पे था, आज भी 80 पे है। करीब 200 से ऊपर करीब स्टेट्स, कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनोवेशन में वैसे भी इंडिया का नंबर टॉप में है ही नहीं। और ये छलकता है हमारे बिजनेस में। बहुत सारे ऐसे फैमिली बिजनेस लीडर्स हैं जिनको मैं जानता हूं, जो वही पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर ही जा रहे हैं, वही यूज केसेस हैं, ना बदलाव अपने आप में ला रहे हैं, ना अपने प्रोडक्ट्स में ला रहे हैं, ना नए कस्टमर्स की खोज में हैं वो लोग। तो इससे हो क्या रहा है ना, सेम प्रोडक्ट, सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, गैल्वेनाइज्ड आयरन। बहुत सारे हमारे पारिवारिक उद्यमी हैं जो कि फैब्रिकेशन का काम करते हैं, तो उसमें माइल्ड स्टील आपको खरीदना है, उसको आपको ड्रिल करना है या कट करना है या फिर वेल्ड करना है और उसको फिर गैल्वेनाइजेशन के लिए देना है और फिर उसे बेचना है। भाई इसमें डिफरेंशिएशन कहां है? जिन प्रोडक्ट्स में आपके और आपके कंपटीशन के अंदर प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं है, उसको हम कमोडिटाइज्ड मार्केट बोलते हैं। वो एक कमोडिटी बन जाती है और उस पे चलता है प्राइस वॉर। यानी अगर किसी ने 1 रुपया भी कम कर दिया तो जितना भी लॉयल कस्टमर हो आपका, जितने भी पुराने रिलेशनशिप हो, वो सब छोड़ छाड़ के उस नए वेंडर के पास चले जाते हैं। जब तक आप अपने प्रोडक्ट में कुछ नया, कुछ आधुनिक, कुछ इनोवेटिव ना लेके आए और सेम प्रोडक्ट, मी टू प्रोडक्ट बेचते रहें, तो ये प्रॉब्लम भी आपको होगी, जैसे यहां 32% सर्वे के रेस्पोंडेंट्स ने कहा है। नेक्स्ट, टी फॉर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। ये भी एक मुश्किल है। अब देखिए, पहली पीढ़ी को मैं समझ पा रहा हूं, बहुत सारे ऐसे फैमिली बिजनेस अब तक हैं जहां की डिसीजन जो है वो अभी तक पापा लेते हैं, तो उनको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। हाँ, सुधार जरूर हो रहा है क्योंकि नई पीढ़ी आ रही है अभी बिजनेस में, तो नए नए टेक्नोलॉजीज, नए नए सॉफ्टवेयर्स, नए नए ऑटोमेशन टूल्स को वो अपने बिजनेस में इनोवेटिव तरीके से लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन फिर भी 29% बिजनेसेस ऐसे हैं जिन्होंने की डिजिटल टेक्नोलॉजी या नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की अक्षमता को अपने लिए एक चैलेंज बताया। आगे बढ़ते हुए, M फॉर मैनेजरियल स्किल्स। अब मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, सच में बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप अपने बिजनेस की बात करें, ऐसे कितने एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने एकदम बाकायदा फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त की है, पास्ट एक्सपीरियंस उनके पास है, और फिर वो किसी क्रिटिकल फंक्शन को आपके बिजनेस में हैंडल कर रहे हैं। सच बताइएगा, मैं जान जाता हूं, कैमरा से भी देख लेता हूं। जी बिल्कुल, ये रियल लाइफ चैलेंज है। बहुत साल पहले किसी एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, कभी कभी कॉलेज के तुरंत बाद ही ज्वाइन कर लिया, किसी और काम में कर रहा था लेकिन भरोसे का बंदा था तो पापा ने अकाउंट्स में बैठा दिया,
जबकि उसने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हुआ है, वो भी जियोलॉजी ऑनर्स के साथ। अब बंदा अकाउंट्स कहां जानेगा? लेकिन काम कर रहा है, भरोसे का बंदा है, तो चलते रहो। वैसे ही कोई बंदा प्रोडक्शन में मैनेजर बन गया है, लेकिन जिंदगी में उसने प्रोडक्शन मैनेज ही नहीं किया। अब उसको हाँ लोगों से बात करवाना, लेबर मैनेज करना आता है, लेकिन हमने उसको प्रोडक्शन इंचार्ज बना के रखा है। वैसे ये एक लेवल तक ठीक है, जब तक आपका बिजनेस एक स्केल तक नहीं पहुंचता, कुछ ही एम्प्लॉइज के साथ एक छोटे मार्केट में काम करते हैं, तब तक ठीक है, भाई भतीजावाद में ये काम हो जाता है। लेकिन जब आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, ऊपर के इतने सारे कॉम्पिटिशंस को तोड़ना चाहते हैं, तो अगर आप प्रोफेशनल लोगों को नहीं रखेंगे, अगर आप मैनेजरियल पोजीशन में अपने आप के स्किल्स को विकसित ना करें, या फिर नए मैनेजर जो कि पढ़े लिखे अच्छी कंपनी में काम करके नहीं आए होंगे, उन लोगों को नहीं अपॉइंट करेंगे, तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है, जैसे कि 22% लोगों को यहां हो रहा है। एफ फॉर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। अब लाजमी है, बिजनेस चलता है। मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि डेट फंडिंग बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली जब कर्जा बढ़ता है तो फाइनेंस के लिए भी, और नए अगर कोई प्रोजेक्ट आ गया, कोई नया क्लाइंट आ गया, तो उसके लिए पैसे जुगाड़ करने के लिए दिक्कत होता है। तो ये भी 21% बिजनेसेस ने कहा कि लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंसिंग भी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। साथ में कुछ और छोटे पॉइंट्स भी हैं, जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशंस, लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल्स, लैक ऑफ नॉलेज टू गो डिजिटल, लेबर अट्रिशन, जो प्रॉब्लम ऑफ बैड डेट्स बड़ा प्रॉब्लम होता है, स्पेशली जो सरकारी कामों में काम करते हैं, टेंडर्स में काम करते हैं। बहुत बार सरकार में वैसे कहते हैं पैसे मिल जाते हैं, लेकिन नाको चने चबाने पड़ते हैं दोस्तों। जब पैसे मिलते हैं तब हमें पता चलता है कि इंटरेस्ट तो मूल से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन बैड डेट्स भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बिजनेस रिलेटेड चैलेंजेस में हमारे सामने, हमारे समक्ष इस रिपोर्ट ने पेश किया है। अब ये सारे चैलेंजेस को एक साथ आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और अपने माइंड में आप ये मैप कीजिए कि अच्छा, इसमें से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके बिजनेस के लिए भी रेलेवेंट है। आगे बढ़ते हुए अब चलिए अपना ध्यान बढ़ाते हैं फैमिली रिलेटेड चैलेंजेस पे। वैसे गिन के 4 ही हैं, लेकिन अगर मैं सबसे पहले से शुरू करूं तो 35% बिजनेसेस ने या फिर फैमिली बिजनेस लीडर्स ने यह कहा है कि उनका फैमिली रिलेटेड सबसे बड़ा चैलेंज है एक लैक ऑफ अ क्लियर सक्सेशन प्लान। मुझे पता नहीं है कि मैं अपने अगले जनरेशन को कब चार्ज हैंडओवर करूं, उनको मैं कब इन्वॉल्व करूं, या मेरे पापा कब छोड़ के जाएंगे, मुझे पता नहीं कब मुझे पूरा का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में मिलेगा। 35% बिजनेस। ये मैं जानता हूं कि कुर्सी हर किसी को प्यारी होती है, लेकिन पापा आपका बेटा है। यहां तो मंत्री भी अपने बेटों के लिए अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं, मंत्री पद छोड़ देते हैं। तो आपको भी एक ऐसा समय निर्धारित करना चाहिए और एक ऐसा प्रिपरेशन प्लान निर्धारित करना चाहिए ताकि आप सक्सेशन प्लानिंग को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट कर पाएं और अपने बिजनेस को एक सस्टेन्ड वे से ग्रो होते देख पाएं। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम था वो इसी से ही रिलेटेड है, लैक ऑफ अ रिटायरमेंट एज। और ये मैं जानता हूं कि काफी नई पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर्स ने ही कहा है ये कि यार पापा इतने साल हो गए, अब तो मैं खुद 10 साल से आ रहा हूं बिजनेस, अब तो आप घर जाओ, घर में रहो, या तो दोस्तों के साथ अरे घूमो फिरो, खाना खाओ, पार्टी करो, एंजॉय करो, मुझे बिजनेस मैनेज करने दो। अब सरकार में भी 58, 60, प्राइवेट में भी 60 तक चलो एक इंसान काम कर लेता है, लेकिन आप 70 साल के हो गए, आज भी हर दिन ऑफिस आ जाते हो, आज भी क्लास लगा देते हो मेरी, होता है ना आपके साथ। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि एक फर्स्ट रिटायरमेंट एज ना होने के कारण बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को, फैमिली बिजनेस लीडर्स को फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है। तीसरा, कोई भी रिटन रूल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स कुछ नहीं, हर कुछ जुबानी है। अच्छा बेटा तुम्हें इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है। अच्छा बहू तुम्हारा काम ये रहा। अच्छा बेटी तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। तो भाई ये सारा का सारा बहुत अच्छा है, जब तक आप अपने 4-5 लोगों में मैनेज कर रहे हो ये ठीक है, लेकिन जब बिजनेस बढ़ता है हर चीज को आप बातों में तो कैप्चर नहीं कर पाओगे। अब कल को कोई पलट गया कि पापा आपने तो मुझे वहां जाने के लिए कहा था, आप बोल रहे हो ये काम किया नहीं किया आपने, और तब पापा सोचेंगे अच्छा हम सच में कहा था कि आप उम्र भी हो गई है, पता नहीं याद है कि नहीं। लेकिन ये जेन्युइनली होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि फैमिली चार्टर बनाए, अपने बिजनेस के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए, या एटलीस्ट अपने फैमिली काउंसिल में एक ऐसे क्लियर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाए
कि अच्छा बेटे को इन दायित्वों को देखना है, अगर मल्टीपल जनरेशंस इन्वॉल्व हैं तो दादाजी ये देखेंगे, बहन ये देखेगी। इससे आपसी टकराव की भी जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं और बिजनेस अच्छी तरह से फल फूलता है। एंड फाइनली जो अगेन इससे रिलेटेड है, बिकॉज लैक ऑफ क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पष्ट नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने की जिम्मेदारी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। अब एक किस्सा सुनाता हूं आपको। एक बार ऐसे पारिवारिक बिजनेस में बहू जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट थी, कुछ नोकझोंक हो गई, समझ पा रहा है ना। अब बहू चली गई मायके। उसी दिन बहुत इंपॉर्टेंट चेक पे साइन करना था। अब ससुर जी ने कह दिया, सासू मां ने रिक्वेस्ट कर दिया, किसी की बात नहीं सुन रही है, मैं तो नहीं आऊंगी, इन्होंने मुझसे ऐसे क्यों कहा। अब बेचारा पति, एक तरफ पापा का प्रेशर, क्लाइंट चला जाएगा, चेक साइन करने से माल आएगा, और यहां बीवी नहीं मान रही है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का तो एक पेज डॉक्यूमेंट नहीं है ना। तो अब फाइनली पति अपना सारा ईगो पी के जाता है मायके, हर किसी परिवार के लिए, अच्छा जी आपके लिए गिफ्ट, आपके लिए गिफ्ट, सबके सामने माफी मांगता है, और फिर लौटते वक्त बीवी को अच्छा टूटी फ्रूटी आइसक्रीम खिला के सीधे ऑफिस लेके जाता है और बोलता है, भाई भगवान मुंह फुलाना, अब कल से मुंह फुलाना, आज ये साइन कर लो चेक पे। एक बार साइन हो जाता है तो शायद वापस मायके ही छोड़ के आता है कि जाओ वहीं 5-7 दिन रहे, अब अगले फिर कुछ दिनों बाद आना। लेकिन ऐसे बहुत बार होता है कि जब हमारे बीच में क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, तो पारिवारिक बिजनेस में परिवार के रिलेशनशिप के ऊपर बिजनेस डिसीजंस भी निर्भर करते हैं। अगर कहीं भी रिलेशनशिप में थोड़ा भी टकराव आ गया तो आपका बिजनेस सफर कर सकता है, और उसमें लॉजिक सामने नहीं आता। बिकॉज इन फैमिली एंड बिजनेस, फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट, एंड बिजनेस चाहे जितना भी इंपॉर्टेंट हो, वो जितना भी इंपॉर्टेंट क्लाइंट हो, आपके हाथ से जाने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो भाइयों बहनों, बीवी के साथ, स्पेशली बीवी अगर पार्टनर है, तो रिलेशनशिप अच्छे से बना के रखना, आइसक्रीम चॉकलेट खिलाते रहना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 4% ऐसे भी फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने ये कहा कि ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं है, ये नई पीढ़ी के लिए क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, इसके बारे में ज्ञान नहीं है, इसके बारे में अनुभव नहीं है, तो ये भी चैलेंज है। वैसे इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने पिछले सप्ताह बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा, और अपने बिजनेस को हैंडल करने से पहले अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उसके लिए भी आप अच्छी तरीके से उस वीडियो से नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं मूल्यों पे। वाह, मेरी तरफ से अगर फैमिली बिजनेस को कोई सर्टेनली एक ऐसी चीज जो अलग बनाती है ना, तो वो होता है हमारे फैमिली वैल्यूज, हमारे फैमिली के प्रिंसिपल्स। देखिए, चैलेंजेस तो हर बिजनेस में आते हैं, दिक्कतें, मुश्किलें, परेशानियां, ये तो बिजनेस का पार्ट ही है। लेकिन अगर भगवान ने पारिवारिक व्यवसाय को कुछ ऐसा दिया है जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है, जो हर फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए, मैंने एक ब्रह्मास्त्र का सिंबल भी दिया है यहां, इसीलिए जो हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है, रामबाण इलाज है, वो है हमारे मूल्य, वो है हमारे सिद्धांत, वो है हमारी भावना जो एक परिवार को एक साथ जोड़ के रखती है। और ये सर्वे भी इसी हिसाब से, इससे कुछ अलग नहीं कहता। 42% फैमिली बिजनेस लीडर्स ने कहा है कि उनके व्यापार को एक क्लियर फैमिली वैल्यूज जोड़ के रखती है। 74% ने यह कहा है कि उन्होंने अपने वैल्यूज को, अपने विजन को, अपने मिशन को, विजन मिशन समझते हैं ना, आपके बिजनेस चलाने का उद्देश्य, आपकी रणनीतियां, आपके गोल्स, आपके वैल्यूज, इन सबको लिखित तरीके से उन्होंने रिटेन किया है, जो कि बिजनेस के किसी भी डिसीजन लेने से पहले उनकी मदद करते हैं। और 76% तो ऐसे बिजनेसेस ने यह भी कहा है कि वो ये मूल्य जो है, ये बस वो अपने बिजनेस में अपने पारिवारिक मेंबर्स के लिए नहीं रखते, वो अपने एम्प्लॉयज को भी इंश्योर करते हैं कि वो मूल्य फॉलो करें। लेकिन ये मूल्य होते क्या है? वैसे ये कुछ भी हो सकते हैं। बड़ों का आदर करना, अपने से छोटों के तरफ सद्भावना, प्यार की भावना रखना, किसी का पैसा डिले करके ना देना, समय पे, वक्त आने पे हर काम समय से पहले कर लेना, या फिर निरंतर प्रयास करना। कभी कभी मां के सिखाए हुए भी बहुत सारे ऐसे मूल्य होते हैं
जो बचपन में लगता है कि हमारे पर्सनल लाइफ के लिए है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं जिंदगी में तो प्रोफेशनल लाइफ में भी उससे ज्यादा अच्छा मापदंड शायद ही कुछ होगा। तो आपके पारिवारिक मूल्यों को आप हमेशा संभाल के रखिएगा, यही आपकी नींव है। मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं, बिजनेस में, कॉर्पोरेट में, नौकरी में ये आपको सुविधा नहीं मिलती कि आपके फैमिली वैल्यूज के साथ आप अपने बिजनेस को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने पारिवारिक मेंबर्स को, हर किसी को जोड़ के रख सकते हैं। तो फैमिली वैल्यूज पे ध्यान देना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बिजनेस ग्रोथ पे ध्यान देना। मूल्यों के साथ साथ एक और चीज भी है जिसे हम सिद्धांत कहते हैं। अगर मूल्य हमें एक पर्सनल और इमोशनल साइड पे इफेक्ट करती हैं, तो प्रिंसिपल्स जो है वो फैक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस के बेस्ड पे है। हमारे प्रिंसिपल्स हमारे डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस को जस्टिफाई करते हैं। और इस सर्वे के हिसाब से जो टॉप प्रिंसिपल्स उभर के आए हैं वो है बिजनेस कंट्रोल, यानी परिवार हमेशा चाहता है या बिजनेस लीडर हमेशा चाहते हैं कि बिजनेस में पकड़ जो है वो परिवार का ही रहे हमेशा। कोई थर्ड पार्टी, हालांकि स्टेक होल्डर्स रहते हैं, लेकिन जो सोल कंट्रोल होता है, जो मेजर कंट्रोल होता है, मेजॉरिटी स्टेक होता है, वो हमेशा फैमिली बिजनेस लीडर्स के पास ही रहे। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल्स है वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे, एडुकेशन पे, जेनरेशनल थिंकिंग पे। बस 1, 2, 5, 10 साल के लिए नहीं है। जब हम नौकरी करते हैं हम अपने अगले प्रमोशन के बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि 2 साल 5 साल के लिए सोचें, लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं, स्पेशली फैमिली बिजनेस करते हैं, तो हम अपने अगली पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं, जो 50 साल 100 साल, सपोज कभी कभी उससे ज्यादा भी हमको अपने चिंताधारा में व्यक्त करना पड़ता है, सोचना पड़ता है इस पीरियड के लिए भी। फिर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ स्टाफ एंड फैमिली मेंबर्स। बहुत स्पष्ट भाव से ये सर्वे ने कहा है कि जितने भी फैमिली बिजनेस लीडर्स हैं उन सबकी एक मत है कि वो ये चाहते हैं कि उनका फैमिली मेंबर हो या चाहे एम्प्लॉय हो, दोनों में कोई पक्षपात ना हो। अगर मैं फैमिली मेंबर से एक्सपेक्ट करता हूं कि वो काम करें, तो उनको उसी तरीके से करना पड़ेगा जो एक रेगुलर एम्प्लॉय करेगा। और अगर वो ना कर पाए तो उनको दंड स्वरूप वही परिणाम संभालना पड़ेगा जो किसी और एम्प्लॉय को करना पड़ता, जो कि परिवार से बाहर होता। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे सद्भावना, बॉन्डिंग और जो इंटेग्रिटी है टीम की, वो बिल्ड होती है जब मालिक खुद ऐसे व्यवहार दिखाते हैं कि एम्प्लॉयज को और पारिवारिक मेंबर्स को एक तरीके से ट्रीट करते हैं। फिर ओनरशिप, इंडिपेंडेंस और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, लिखित में बहुत कम होता है, लेकिन जो चीजें हमने कह दी, कभी कभी हम मीटिंग्स में ना करके ओवर ए डिनर टेबल भी बात कर लेते हैं। कभी कभी हम बाहर किसी पिकनिक में जाते हुए, कभी किसी मंदिर के दर्शन में जाते हुए भी बिजनेस की बात करते हैं। तो उन इंफॉर्मेशन, उन कम्युनिकेशन का भी उतना ही इंपैक्ट रहता है जितना आपके नॉर्मल बिजनेस मीटिंग्स की बात होती है। तो ऐसे बहुत सारे फैमिली प्रिंसिपल्स हैं जो कि इस सर्वे ने हाईलाइट किए हैं और जो आपको भी अपने बिजनेस में लागू करने चाहिए, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आखिरी चरम की तरफ बढ़ते हैं। चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए इस सर्वे में 357 जो बिजनेसेस ने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने अपने प्रायोरिटीज को भी सामने रखा है। ऐसे क्या प्रायोरिटीज हैं जो कि उनको अगले साल के लिए इंप्लीमेंट करना है, शॉर्ट टर्म में इंप्लीमेंट करना है और लॉन्ग टर्म में इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं करंट सिचुएशन के साथ। इसको भी हमने 3 तरीके से डिवाइड कर दिया है, जो 2024 का प्लान है, फिर जो 2 से 3 साल यानी जो शॉर्ट टर्म का प्लान है, और एक लॉन्ग टर्म का प्लान है जो 4 साल से अधिक का प्लान है। सबसे पहले हम देखते हैं आज की करंट परिस्थिति क्या है। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे फैमिली बिजनेस लीडर्स ने यह कहा कि पिछले साल या इस साल उनको मोटा मोटी स्टेबल या इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखने मिले थे अपने फैमिली बिजनेस में, चाहे वो सेल्स हो गया, मार्केट शेयर, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी या आरओए, आरओई, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट मार्जिन। हर क्षेत्र में उन्होंने आइदर अपने बिजनेस को एक स्टेबल ठहराव पे देखा या फिर गति के साथ आगे बढ़ते हुए महसूस किया है। लेकिन बात यहां थमती थोड़ी है, आगे बढ़ते हैं, 2024 की बात करते हैं। आने वाले साल के लिए
फैमिली बिजनेस लीडर्स ने अपने बिजनेसेस के लिए क्या प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई किए हैं। सबसे पहला, एक्सपेंशन टू न्यू डोमेस्टिक मार्केट्स। अब ध्यान रखिएगा, न्यू डोमेस्टिक मार्केट्स। बहुत सारे फैमिली बिजनेस लीडर्स हैं जिन्होंने ये कहा कि अपने बिजनेस को एक छोटे से मार्केट या अपने शहर से बढ़कर वो नए मार्केट्स में लेके जाना चाहते हैं, ताकि नए कस्टमर्स के साथ जुड़ पाए, अपने बिजनेस को स्केलेबिलिटी प्रोवाइड कर पाए। बस इतना ही नहीं, वो नए मार्केट्स में नए प्रोडक्ट्स, नए ब्रांड एक्सटेंशंस के साथ जाना चाहते हैं, ताकि वो ऐसे सर्विसेज में या ऐसे प्रोडक्ट मार्केट्स में अपने फैमिली बिजनेस का नाम रोशन करें जो कि अब तक मार्केट में नहीं था, नहीं आया है। और ये बहुत ज्यादा पॉसिबल भी है, क्योंकि जैसे जैसे नई पीढ़ी आ रही है बिजनेस में, वैसे इनोवेशन बढ़ रहा है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन बढ़ रहा है। और मैं श्योर हूं कि ये जो शॉर्ट टर्म विजन है 2024 के लिए, चौथा पॉइंट इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी ही है, ये आपके बिजनेस के लिए भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो सकता है। देखिए, कोविड के बाद इकोनॉमी खुल चुकी है और डिजिटल आने के बाद हमको हर मार्केट बस एक क्लिक की दूरी पे है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं तो नए मार्केट्स पे, नए प्रोडक्ट्स पे, नए सर्विसेज पे, ब्रांड एक्सटेंशंस पे, नई टेक्नोलॉजी पे ध्यान दें। वैसे एक बहुत नोटेबल एक्सक्लूजन है, मैं उम्मीद करता था कि ये सर्वे में आएगा, लेकिन लोगों ने ये मेंशन नहीं किया है, जैसे कि कॉस्ट सेविंग। ये एक चैलेंज है बहुत सारे बिजनेसेस का कि कॉस्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन उस पे फैमिली बिजनेस लीडर्स ने इतना ध्यान नहीं दिया है। ना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने पे इतना ध्यान दिया है। जितने एम्प्लॉयज हैं, बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट हुआ है, हो सकता है कुछ मैनेजरियल पोजीशन पे प्रोफेशनल लोगों को रिक्रूट कर पाए, लेकिन अगले साल के लिए इतना बड़ा प्लान उन्होंने नहीं रखा। और इंटरनेशनल मार्केट्स यानी भारत के बाहर व्यापार करने के लिए अभी वैसे भी वॉर का सिचुएशन है, आप अफ्रीका में प्रॉब्लम चल रहा है, अरब कंट्रीज में प्रॉब्लम चल रहा है, कनाडा के साथ अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया का टकराव चल रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट्स वैसे भी थोड़े बहुत अभी वोलेटाइल स्थिति में है। तो इसीलिए आपकी जो अगले साल की प्रायोरिटी होनी चाहिए वो देश के अंदर ही एक्सपैंड करने की होनी चाहिए, जैसे हमारे अन्य फैमिली बिजनेस लीडर्स ने भी कहा है। आगे बढ़ते हुए 2024 से 26 ये जो 2-3 साल का जो पीरियड है, इसमें फैमिली बिजनेस लीडर्स ने भी अपनी प्रायोरिटीज को हाईलाइट किया है। सबसे पहला उनका जो उद्देश्य है वो ये कहते हैं मेजॉरिटी लोग कि मैं चाहता हूं कि मेरी अगली पीढ़ी भी अगले 2-3 साल में ही आके मेरे साथ फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर ले। बहुत हो गया अकेले अकेले बिजनेस देखना, अब मैं चाहता हूं कि मेरी अगली पीढ़ी आए, मेरे साथ मेरे समक्ष बैठ के इस बिजनेस को मैनेज करे और आगे लेके जाए, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है, खास करके उन फ्यूचर फैमिली बिजनेस लीडर्स के लिए जो कि 2-3 साल में अपने आप को तैयार करके बिजनेस की इस रेस में, फैमिली बिजनेस की इस विरासत में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं। साथ ही फैमिली बिजनेस लीडर्स ने एक फैमिली काउंसिल बनाने की शुरुआत करने की, पहल करने की प्लान किया है। इससे वो ये चाहते हैं कि वैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि फैमिली बिजनेस में टकराव कैसे होते हैं, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं होते, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बड़े लोग, कुछ छोटे लोग, कुछ दूर के लोग, कुछ पास के लोग, सब मिलके एक ऐसी काउंसिल बनाते हैं जिनको कि हर छोटी बड़ी चीजें बिजनेस के बारे में पता होती हैं, और अगर बिजनेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ वाद विवाद हो, तो उसे परिवार के उस काउंसिल के पास जाके सॉल्व कर सकते हैं। वो उस काउंसिल बनाने की भी प्रक्रिया 2-3 साल में शुरू कर सकते हैं आप। साथ ही इंडक्टिंग प्रोफेशनल्स, ताकि एक्सपीरियंस के साथ, इंटरेस्ट के साथ लोग आके आपके बिजनेस को ज्वाइन करें, वो भी एक प्रायोरिटी है। जो चौथी प्रायोरिटी है वो ये तो भाई एक सपना है। सपना क्यों? और आजकल तो मैं फेसबुक देखता रहता हूं तो बहुत सारे बिजनेस कोचेस हैं जो हमेशा ये कहते हैं, क्या आप अपने बिजनेस में डे टू डे इन्वॉल्व हैं? क्या आप अपने बिजनेस में एम्प्लॉय बन के रह चुके हैं? भाई देखिए, बिजनेस है, 5-6 साल से करो या 50-60 साल करो, बिजनेस में इन्वॉल्व तो होना पड़ता है। आप कभी ये सोच नहीं पाएंगे कि सुबह उठ के आया, थोड़े बहुत चेक्स पे, डॉक्यूमेंट पे साइन किए, फिर एक कप चाय पी, थोड़े बहुत सुस्ताए, थोड़े बातचीत की और चलो फैमिली के साथ फिल्म देखने निकल गए। अगर आप बिजनेस मैनेज करते हैं तो ऐसा सपना, ऐसी जिंदगी बहुत लकी होने पे ही प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, इसको एक लिमिट तक करने के लिए सुविधा मिल सकती है। शायद इसीलिए ही जो सर्वे में चौथी बड़ी फाइंडिंग थी वो ये है कि फैमिली बिजनेस लीडर्स चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपने डे टू डे के जो मंडेन काम है,
उनको नॉन फैमिली लीडर्स को मतलब दे के, हैंडओवर दे के, वो थोड़े अपने आप के रेस्ट्रिक्शंस पे, अपने अपने काम पे थोड़ा रिलैक्सेशन ला पाएं और अपने आप को थोड़ा और एंजॉय कर सकें या फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिता पाएं। ये भी 2 से 3 साल के लिए उनका उद्देश्य है। मैं मानता हूं जो सीनियर लेवल पे जा चुके हैं उनको ये जरूर करना चाहिए, लेकिन जो अभी अभी ज्वाइन किया है जिन्होंने, भाई साहब, जर्नी इज वेरी, दिल्ली अभी बहुत दूर है, अभी से आप ये सपने मत देखें। और जो 5वां शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव इन्होंने लिखा है, इस सर्वे में आया है, वो ये है कि ऐसा एक फैमिली ऑफिस बनाएं जो कि अलग अलग बिजनेसेस मैनेज करे, और जो वेल्थ जनरेट होगा इससे वो कैसे जनरेशंस तक पहुंच पाए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स, कहीं लैंड में इन्वेस्ट किया, कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट की, कहीं एक्सटर्नल, कहीं आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, ताकि ये जो वेल्थ है आपका ये क्रिएट भी हो और अगले जनरेशंस के लिए प्रिजर्व भी हो। बट ऐसे भी कुछ चीजें हैं जो कि इस शॉर्ट टर्म विजन में नहीं है। अब एक तरफ फैमिली बिजनेस लीडर्स कह रहे हैं कि नहीं, मुझे डे टू डे काम नहीं करना, लेकिन दूसरी तरफ ना ही रिटायरमेंट का मेंशन किया है, ना सक्सेशन का मेंशन किया है, ना ही विल बनाने का मेंशन किया है। वैसे भगवान आपको लंबी उम्र दे पापा जी, लेकिन एक विल बनाना, एक वसीयत बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिवार आप हो तो परिवार को आपने जोड़कर रखा हुआ है। जिस दिन आपको भगवान ना करे अगर कुछ भी हो गया, तो फिर ये जो भाई बहन है ना, मतलब बाल नोचने में आ जाएंगे अपने आप के। तो इसके लिए जब तक आप मैनेज कर रहे हो, तो एक सक्सेशन प्लान, एक विल या एक रिटायरमेंट प्लान बनाना भी आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एंड फाइनली, लॉन्ग टर्म विजन या लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज, जो कि इस सर्वे में हमारे फैमिली बिजनेस लीडर्स ने आपके लिए सजेस्ट किया है, वो सबसे पहला ये है कि कीपिंग द बिजनेस विद इन द फैमिली एंड कीपिंग द फैमिली विद द बिजनेस। मामला थोड़ा इंटरकनेक्टेड है, गौर से सुनिए। कीपिंग द बिजनेस विद इन द फैमिली यानी व्यापार को परिवार के अंदर रखना, परिवार मेंबर्स द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सके। इतने भी ज्यादा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स नहीं ले आने, इतनी भी ज्यादा फंडिंग या डेट नहीं लेने आनी कि अपना मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग जो है वो डाइल्यूट हो जाए। हमेशा बिजनेस को परिवार के अंदर रखना है और परिवार को भी बिजनेस के साथ शामिल करना है। ऐसा नहीं कि बस मैंने एम्प्लॉइज हायर कर दिए और वो देख रहे हैं मैं जा रहा हूं स्विट्जरलैंड के ट्रिप पे। अपने आप को बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व रखना पड़ता है, ताकि आपका बिजनेस आपके हिसाब से, आपके विजन के हिसाब से आगे बढ़े और आपके आने वाली जनरेशंस के लिए एक सशक्त, एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन के उभर पाए। तीसरा जो था वो है, अब देखिए पापा जी या दादाजी या आप खुद अपने फ्यूचर के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं। कोई भी पिता अपने बेटे के लिए क्या एक्सपेक्ट करेगा, यही ना कि वो अच्छे से रहे, हमारे परिवार की जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, जो उसको प्रिजर्व करे, उसका सम्मान करे, हमारे लिए एक रिच हेरिटेज, मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझे देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। ये जो फीलिंग है ना, ये बस अपने बच्चों के लिए नहीं होती, ये अपने बिजनेस के लिए भी होता है। और शायद इसीलिए क्रिएटिंग डिविडेंड्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन, क्रिएटिंग अ लेगेसी, एम्प्लॉइंग ऑल फैमिली मेंबर्स, ये ऐसे उसूल हैं जो कि हर फैमिली बिजनेस लीडर में जो पिता या जो माता, जो पेरेंटिंग जो है ना, जो इमोशन है, वो बाहर आ जाता है जब हम लॉन्ग टर्म उद्देश्य के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आपके पास बस एक बिजनेस नहीं है जिसको आज आपने शुरू किया, कल बंद किया, परसों बेच दिया। ये आपके बरसों की पूंजी है। इसको इतनी जल्दी ना ही आप त्याग कर सकते हैं और ना ही इसे इतनी जल्दी आगे पास ऑन कर सकते हैं। तो जब तक ये आपकी जिम्मेदारी में है, आपके कंट्रोल में है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको मजबूत बनाएं, इसे सशक्त बनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी को आप एक बेटर फैमिली बिजनेस हैंडओवर कर पाए, लेकिन प्रिजर्विंग ट्रेडिशन के साथ, एक हेरिटेज बनाते हुए, और हाँ, अपने लिए एक लेगेसी क्रिएट करके। तो अगर डिटेल में देखें, 2023 से लेके 24, 24 से लेके 26 और फिर 26 से लेके 30 या 40, लॉन्ग टर्म तो बहुत लॉन्ग हो सकता है, इन सब में आपके फैमिली बिजनेस के लिए क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, यह आपकी स्क्रीन में आपके लिए मैंने डिटेल में मेंशन कर रखी है। आगे बढ़ते हैं। वैसे इस सर्वे में 2 फुटनोट्स भी हैं, 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में
एक इंपॉर्टेंस के साथ कहा गया है। और ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एंटायर सर्वे से अगर आप कुछ सीखें ना सीखें, ये दो चीजें तो जरूर इंप्लीमेंट करें। सबसे पहले सक्सेशन के बारे में ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन मैं आपके साथ 2-3 पॉइंट्स शेयर करना चाहूंगा यहां। जान की ये तो खुशी है कि 55.5% बिजनेसेस हैं जो कि अपने अगली पीढ़ी को बिजनेस को हैंडओवर करना चाहती हैं, लेकिन दुखी ये कर जाती है बात कि 58% लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं जानते कि कैसे करें, कब करें। तो सक्सेशन प्लानिंग को जो चीज रोक रही है उसके बारे में जानना भी आवश्यक है। सबसे पहले यह जानिए कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी से क्या अपेक्षाएं रखती है, क्या आशा करती है। वो चाहती है कि नई पीढ़ी के पास लीडरशिप की कौशल हो, नेतृत्व कौशल हो, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को, बाकी फैमिली लीडर्स को गाइड कर सके, एक विजन के साथ आगे लेके जा सके। साथ ही वित्तीय कौशल हो ताकि फाइनेंस में वो कोई गड़बड़ी ना कर ले, अडेप्टेबिलिटी हो, फोरकास्टिंग स्किल्स हो कि दूर से अनुमान लगा ले बिजनेस के चैलेंजेस का, और हाँ, थोड़ी बहुत मार्केटिंग, थोड़ा बहुत सेल्स तो आना चाहिए। ये एक जिस्ट में अगर मैं आपको कहूं तो पुरानी पीढ़ी का ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि हाँ, मेरे अगले जनरेशन में अगर ये 4-5 खूबियां हैं तो भाई मैं आज ही इसको पारिवारिक बिजनेस की चाबी काठी देके खुद चला जाता हूं 4 धाम की सैर पे। ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन उनके मन में डाउट्स भी हैं और ये संकोच भी है कि नहीं, इतनी स्किल्स भी हैं तब भी मैं उनको नहीं दे पा रहा हूं, या सक्सेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। रीजन इसके लिए क्या है ना, यार अगली पीढ़ी तो निठल्ली है, कुछ नहीं पता इन्हें, जिस दिन सौंप जाऊंगा बिजनेस डुबा ही बेड़ा गर्क कर जाएंगे, इतने सालों की विरासत को पानी में मिला देंगे। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो बहुत क्षेत्रों में देखने को मिलती है पुरानी पीढ़ी की नई पीढ़ी पे। उसके साथ साथ कभी कभी ये भी होता है कि नई पीढ़ी को इंटरेस्ट ही नहीं होता कि पापा क्या यार, ये आप हलवाई का काम कर रहे हो, क्या आप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का डील बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं जा रहा हूं फॉरेन में सेटल होने के लिए। या कभी प्रेम संबंध हो गया तो जैसे बीवी जो आपको तो पता ही है, तो उनके मार्ग नक्शे कदम पे, उनके मार्ग पे चलने लगते हैं और फैमिली बिजनेस इग्नोर हो जाता है। तो इंटरेस्ट की कमी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सक्सेशन जिससे ठीक से नहीं हो पाता। फिर रिटायरमेंट प्लान नहीं है, वो मैं पहले भी बता चुका हूं। और चौथा कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है, कि जैसे पापा सोचते हैं कि जिस दिन मैंने बिजनेस छोड़ दिया उस दिन ये दो भाई एक दूसरे का क्या ना क्या कर देंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाऊंगा। तो ये बस पता है कि आगे दुर्घटना होने वाली है, दे आर जस्ट डिलेइंग द इनएविटेबल, जिसे कहते हैं कि जो चीज होने ही वाली है उनको खाली डिले करके रखने के लिए ये अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट का जो प्रोग्राम है ये चलता है। और इसी के लिए फैमिली बिजनेस का एक सक्सेसफुल सक्सेशन नहीं हो पाता। तो आप अगर अपने बिजनेस में भी ये कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज ना करें। अगर आप पुरानी पीढ़ी के हैं तो जल्द से जल्द अपने बिजनेस को हैंडओवर दें। अगर आप नई पीढ़ी में हैं तो अपने आप को जल्दी से जल्दी तैयार करें, ताकि ये जो सारी दुविधाएं हैं, ये सारी जो डाउट्स हैं पुरानी पीढ़ी के, ये क्लियर हो सके और आप पे उनका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ पाए। जो दूसरा फुटनोट है वो है डिजिटल अडॉप्शन पे। इस पे बहुत जल्द मैं आपसे कहूंगा। देखिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एमएसएमईज हो, चाहे सर्विसेज की, मोटा मोटी कोई भी डिजिटल पे काम नहीं कर रहा है। 20% कंपनीज हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत बिजनेस डिजिटल या ऑनलाइन सेल्स के माध्यम से जनरेट करना शुरू किया है, बट 72% ऐसे भी हैं जो कि काम करना चाहते हैं, जो अगले आने वाले सालों में या अगले साल से ही अपनी ऑनलाइन बिजनेस का वर्टिकल शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग कारण है, ये तो एक तो है कि धंधा बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, नए कस्टमर्स के पास जाएंगे, एक स्ट्रॉन्गर कस्टमर रिलेशनशिप बढ़ेगा। और सबसे कॉमन ये भी है कि भाई इंडियन फिलॉसफी कंपटीशन कर रहा है, वो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। तो इसके कारण भी बहुत लोग ऑनलाइन अडॉप्ट कर रहे हैं। इंडिया मार्ट एक ऐसा वेबसाइट है जो कि बहुत सारे लोगों में टॉप रेटेड वेबसाइट है। वैसे मैं खुद इंडिया मार्ट यूज करता हूं, तो इसके खुद नफा नुकसान दोनों है, लेकिन हाँ, एटलीस्ट आपको लीड जनरेशन के लिए इंडिया मार्ट बहुत हेल्प करता है। साथ ही सेकंड प्रेफरेंस पे लोग अपने खुद का वेबसाइट, अपने खुद के एप्स को प्रमोट करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास वेबसाइट या ऐप नहीं है, जल्द से जल्द बनाएं। और फिर Amazon, जियो मार्ट, जोमैटो जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे आप अपना बिजनेस रजिस्टर करके ऑनलाइन बिजनेस जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं।
तो सक्सेशन एंड डिजिटल अडॉप्शन दो ऐसी चीजें हैं जो अगले साल या फिर आने वाले सालों में आपके लिए बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल होने वाले हैं। अब बात तो मैं यहां खत्म कर देता, लेकिन इतना तो खाली ज्ञान का क्या मैं कहूं, आपने खाली ज्ञान को इम्बाइब किया है, रिसीव किया है, एक्सेप्ट किया है। अब मौका है कि आप इस ज्ञान को यूज में डालें, इंप्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें अपनी जिंदगी में। इसके लिए एक छोटा सा 2024 का विजन बोर्ड बना के मैं आपको पेश करना चाहता हूं। इस विजन बोर्ड में हमने दो अलग अलग स्पष्ट डिविजन्स कर दिए हैं, एक है बिजनेस रिलेटेड और एक है फैमिली रिलेटेड। बस 3 महीने बचे हैं दोस्तों, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसके बाद एक नया साल नई उम्मीद लेके आपके दरवाजे ठकठकाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने पारिवारिक व्यवसाय को एक बहुत ही अच्छा साल दें, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर के साथ 2024 की शुरुआत करना चाहें, तो इस विजन बोर्ड को आवश्यक बनाएं और इसको अपने पारिवारिक मेंबर्स के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ भी शेयर करें। जो बिजनेस रिलेटेड पार्ट है उस पे आप ये सारे पॉइंट्स लिखें कि आप कौन से मार्केट्स एंटर करेंगे। और देखिए, ये जो टेंस है ये करने पे है, करूंगा नहीं है। ये नहीं करने वाला हूं, करना चाहता हूं, ये करना है। मैं कौन से मार्केट्स में एंटर करूंगा, मैं कौन से नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर पाऊंगा या नए सर्विसेज में एंट्री कर पाऊंगा, मैं कितने एम्प्लॉइज को किन किन रोल्स में हायर करूंगा, या फिर मैं कौन सी नई टेक्नोलॉजी है जो अपने बिजनेस में 2024 के शुरुआत से ही इंप्लीमेंट करूंगा। ऐसे कुछ सवालों के जवाब आप जरूर अपने आप के लिए लिखें, चाहे वो किसी और के लिए ना हो, बट अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने पर्सनल विजनिंग एक्सरसाइज के लिए ये 4 सवाल के जवाब जरूर लिखें, ताकि आप अपने बिजनेस प्रायोरिटीज को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए। और दूसरी तरफ, बोर्ड के दूसरी तरफ, अपने फैमिली रिलेटेड चीजें, जैसे कि हाउ कैन आई बेटर ट्रेन माई नेक्स्ट जनरेशन, मैं अपने अगले जनरेशन को बेटर ट्रेन कैसे कर सकता हूं। या फिर अगर आप खुद अगली पीढ़ी से हो तो आप ये बोल सकते हो कि मैं अपने आप को कैसे बेटर प्रिपेयर कर सकता हूं अपने फैमिली बिजनेस को चलाने के लिए, उसका संचालन करने के लिए या उसको टेक ओवर करने के लिए। आप ये भी पूछ सकते हो कि कौन कौन से फैमिली मेंबर्स को मिला के मैं एक फैमिली काउंसिल बनाऊंगा। उसमें पापा रहेंगे, चाचा रहेंगे या मामा रहेंगे, नाना रहेंगे, छोटे रहेंगे, बड़े रहेंगे, ताकि एक मिक्स्ड ओपिनियन बन पाए, आइडियाज हर तरफ से आए और आपको एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लेने के लिए सुविधा, अपॉर्चुनिटी मिले। तीसरा, आप ये भी पूछ सकते हैं कि मैं, देखिए, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स तो हर कोई जनरेट करता है, लेकिन अगले साल मैं वेल्थ कैसे जनरेट करूंगा, जो कि बिजनेस से आएगा और फिर उसको मैं कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूंगा जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उसका यूज हो सके, या फिर अगले फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंशन में उसका काम आ सके। प्रॉफिट आया, उससे मैंने गाड़ी खरीद ली, प्रॉफिट आया, मैंने उससे कुछ और खरीद लिया, कहीं घूमने चला गया, तो उससे वेल्थ नहीं कहा जाता, उससे इनकम ही कहा जाता है। अगर आप वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो अपने आप के लिए एटलीस्ट ये जवाब जरूर लिखें कि ऐसे कौन से माध्यम है जहां से मैं वेल्थ जनरेट करके उसको लॉन्ग टर्म यूज के लिए इंप्लीमेंट कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। और चौथा, ये भी पूछें कि अगर मेरे परिवार के किन किन लोगों के बीच में तनाव है और उस तनाव को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। देखिए, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच की तरह ना, सर को अगर हम मिट्टी के नीचे डाल दें तो हमारे परिवार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या परिवार मेंबर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म नहीं हो जाएगा। एज अ बिजनेस लीडर, एज अ लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज अ लीडर ऑफ द फैमिली, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दोनों पक्षों को सामने बिठाकर ऐसे एक मीमांसा करें, एक ऐसा नेगोशिएशन करें ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व हो। और ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो उन दोनों लोगों को या वो 4 लोगों का, जितने लोगों के बीच में वाद विवाद आज की डेट पे चल रहा है, उन सबके नाम लिखें और अपने आइडियाज लिखें कि क्या करने से मैं इन लोगों के बीच में ये जो झगड़ा है, ये जो तनाव है, इसको मैं कम कर सकता हूं, खत्म कर सकता हूं। ये बनता है आपका 2024 यानी अगले साल के लिए विजन बोर्ड। और मैं कंप्लीटली श्योर हूं दोस्तों, अगर आपने ये अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया, तो 2024 आपके लिए, आपके पारिवारिक व्यवसाय के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर होने वाला है। फाइनली, आज के इस एंटायर डिस्कशन का अगर मैं निष्कर्ष आपको कहूं, कंक्लूजन में कहूं, तो ये रिपोर्ट हमारे लिए
फैमिली बिजनेस की जो एसपी जैन की रिपोर्ट है, सच में गोल्ड माइन है। इतने इंपॉर्टेंट नगेट्स, ज्वेल्स ऑफ विजडम हमको यहां नजर आए हैं कि मैं एक के बाद आपको कहूंगा तो ये वीडियो और भी बहुत लंबा चल सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को जरूर ग्रहण किया होगा। जैसे कि फैमिली बिजनेस केवल फैमिली बिजनेस लीडर के लिए, ओनर के लिए, एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 80 से 90% बिजनेस इंडिया में फैमिली बिजनेस ही है। तो फैमिली बिजनेस ग्रो करेगा तभी इंडिया ग्रो करेगा। और ये हमारी भी कोशिश रहनी चाहिए कि अगर हम अपने आसपास में किसी पारिवारिक व्यवसाय को देखें, चाहे वो छोटे से छोटा भी क्यों ना हो, उसको हमेशा सपोर्ट करें, बिकॉज उससे आप अगले जनरेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो इंडिया की। साथ ही राइजिंग कॉस्ट एंड इन्फ्लेशन एक ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके ऊपर फैमिली बिजनेसेस आज की डेट पे स्ट्रगल कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से सरकार या आरबीआई को टाइमली इंटरवेंशन जरूर लेना चाहिए ताकि वो इन्फ्लेशन और ये राइजिंग कॉस्ट को कम कर सके। बिकॉज तेजी से ग्रो करने वाले मार्केट में तेजी से कंपटीशन भी ग्रो कर रहा है, और जहां मैं अपना सेल्स प्राइस नहीं बढ़ा पा रहा और मेरा कॉस्ट प्राइस बढ़ते जा रहा है, तो इसमें मेरे सस्टेनेबिलिटी पे, मेरे फ्यूचर पे बहुत बड़ा असर आ सकता है। तो इस पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। साथ ही गवर्नमेंट शायद इस पे भी कुछ पॉलिसी बनाए कि डिजिटल एडॉप्शन, जो आजकल डिजिटल इंडिया इतनी ज्यादा जोरों शोरों से चल रहा है रिटेल लोगों के लिए, हर इंडिविजुअल लोगों के लिए, तो उसको बिजनेसेस में भी कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। ई कॉमर्स की दुनिया को फैमिली बिजनेसेस के दुनिया के साथ कैसे मेल किया जाए, दोनों का कैसे लोगों को ट्रेन किया जाए कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। ये भी हमारी खुद की पर्सनल पहल भी होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से सरकार के द्वारा भी पॉलिसी इंसेंटिव्स के द्वारा इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और फाइनली जो हमारा बिजनेस आज भी है वो काफी ज्यादा फाउंडर डिपेंडेंट है। फैमिली बिजनेसेस आर कि जो पापा ने जो बनाया है या जो बड़े बाबू हैं, जो बेटा है वही देख रहा है। हमको एक ओनर डिपेंडेंस से एक सक्सेशन प्लानिंग की तरफ बढ़ के प्रोसेस डिपेंडेंट बनाना है अपने बिजनेसेस को, ताकि मैं रहूं, मेरी अगली पीढ़ी रहे, या मेरी 4 पीढ़ी के बाद मेरे पर पोते आए इस बिजनेस में, तब भी प्रोसेसेस वही रहे, ताकि बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल रहे, ग्रोइंग रहे और स्केल करता रहे। एंड फाइनली मोटा मोटी बात यह है दोस्तों, पारिवारिक व्यवसाय में परिवार पहले आता है। अपने परिवार में अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करें। 2024 में या उसके आने वाले अगले अनेक सालों तक अपने स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप के आधार पर अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाते जाएं। उम्मीद करता हूं कि आज के इस रिपोर्ट फाइंडिंग में आपने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी। आपने कुछ ऐसे एक्शन प्लान भी आइडेंटिफाई किए होंगे जो आपके बिजनेस में आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मेरे लिए कुछ सजेशन है, जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और हाँ, फैमिली बिजनेस लीडरशिप में आपको आगे किन किन टॉपिक्स पे कंटेंट देखना है उसके बारे में भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए कीप द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट अलाइव। नमस्कार।